यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ तीसरा खनिज और शक्ति संसाधन कक्षा 8 का लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी भी जानते हो कि खनिज होते हैं वो क्या होते हैं और शक्ति संसाधन होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। जो खनिज होते हैं वो खनिज धात्विक खनिज भी होते हैं जिसमें धातुएं भी पाई जाती है और अधात्विक खनिज भी होते हैं, यानी कई धातुओं में धातुएं नहीं पाई जाती है। इसके अलावा जो जलाने के लिए हम काम लेते हैं उनको ईंधन के रूप में भी हम जानते हैं, जो शक्ति संसाधन के रूप में भी जाना जाता है। जैसे अगर मान लीजिए खनिज की बात करते हैं तो जैसे आपने नाम सुना होगा सोना, चांदी, इसके अलावा तांबा, सीसा, जस्ता, यशक, क्रोबाइट, बॉक्साइट, और आपने ये सारी क्या होती है, ये सारी धातुएं होती हैं, ठीक है। और कुछ क्या होती है, अधातु होती है। जैसे मान लीजिए बात करें अगर चूना पत्थर की बात करें, जिप्सम की बात करें तो ये क्या होती हैं, ये कुछ धातु होती है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कई बार हम घरों में खाना बनाने के लिए हो या बड़ी मोटरसाइकिल गाड़ी हो उसमें भी हम इंजन को चलाने के लिए ईंधन का उपयोग करते हैं, तो वो भी क्या एक प्रकार से क्या होती है, वो भी एक प्रकार से ईंधन के रूप में हम उनका उपयोग करते हैं। यानी इन सभी का जो मिश्रित रूप है उनको हम क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये जानेंगे कि जो खनिज है वो खनिज किसे कहते हैं। सबसे पहले हमारा प्रश्न ये है, खनिज है वो क्या है, ठीक है। जानेंगे हम खनिज क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न भी यही बन सकता है कि खनिज किसे कहते हैं या खनिज क्या है, ठीक है। आज हम जानेंगे कि खनिज क्या होता है। तो ध्यान देना, खनिज हमें कहाँ से मिलता है, वो प्राकृतिक रूप से मिलता है। यानी मान लीजिए ये इस प्रकार से कोई स्थल का भाग है, ठीक है, और ये मान लीजिए यहाँ पर लोहा है या चांदी, सोना, तांबा, कोई सा भी जिप्सम हो, कोई से भी चूना पत्थर हो, और ये स्थल का भाग है। तो ये ज़मीन से जो नीचे वाले भागों में इस प्रकार से जो खनिज मिलते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमें नेचुरल रूप से मिलता है, हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है। और उसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, हम इसको खोद कर क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो खनिज की सामान्य परिभाषा ये है, ऐसे पदार्थ जिनको हम खोद कर बाहर निकालते हैं उसे खनिज कहते हैं, ठीक है। लेकिन हम इसके बारे में जानेंगे कि खनिज किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त, खनिज प्राकृतिक रूप से का मतलब मैंने समझाया कि यानी ऐसे खनिज जो प्राकृतिक रूप से हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त खनिज हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, जिनका यानी खनिज का जिनका एक रासायनिक संगठन होता है, किसका, खनिज का। तो हमने इस परिभाषा को समझ लिया कि जो खनिज होते हैं वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं और जिसका एक निश्चित क्या होता है, रासायनिक संगठन होता है। यानी जो खनिज सभी प्रकार के जो खनिज होते हैं उसमें कई विद्युत के कुचालक है, कई विद्युत के शोषालक होते हैं, कईयों में चमक होती है, कई चमक नहीं होती है। यानी कुल मिलाकर ये सभी क्या होते हैं, उनके एक रासायनिक संगठन होता है। इस प्रकार से उनको हम खनिज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, खनिज को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो खनिज मुख्य रूप से ना दो भागों में है। खनिज मुख्यतः उसके दो भाग है या दो प्रकार या दो भागों में उसको वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पहला है वो होते हैं धात्विक खनिज। कौन से, धात्विक खनिज, ठीक है। और खनिजों का जो दूसरा भाग है वो है अधात्विक खनिज। ध्यान देना, ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, खनिज कितने प्रकार के होते हैं। खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धात्विक और एक होता है अधात्विक खनिज। अब हम समझेंगे कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पर धात्विक खनिज वे होते हैं जिनमें धातुएं पाई जाती है और अधात्विक खनिज वो होते हैं जिनमें धातुएं नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पर आपको ये बता दूँ, जो धात्विक खनिज है उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। तो आपको भी याद रखना है, कई बार पूछ सकते हैं कि जो धात्विक खनिज है उनको कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में। जो पहली है उसका भाग वो है लौह धात्विक खनिज। क्या, लौह धात्विक खनिज के रूप में पहला इसका भाग है और इसको ही दूसरे रूप में जानते हैं अलोह
धात्विक खनिज। ठीक है, अब हम समझेंगे कि हमने पहले ये समझ लिया कि खनिज मुख्य रूप से दो भागों में होती है, एक है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज। और उसके बाद में हमने जाना जो धात्विक खनिज है उसको भी हमने दो भागों में बांट दिया, एक है लौह धात्विक खनिज और एक है अलोह धात्विक खनिज। इस प्रकार से हमने ये जो खनिज है उनको ना वर्गीकरण किया और हमें ये पता चला कि खनिज दो प्रकार के होते हैं। अब हम समझेंगे, इसको ध्यान से देखना कि हमने पहले तो ये समझ लिया कि धात्विक खनिज क्या होती है। धात्विक खनिज वे होती है जो कठोर होती है, धात्विक खनिज वे होती है जिनमें चमक होती है, धात्विक खनिज वे होती है जो विद्युत की सुचालक भी होती है, धात्विक खनिज थोड़ी महंगी भी होती है। धात्विक खनिज के लिए हमें अनेक प्रकार से खनिजों का निष्कर्षण करके उनको निकाला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, धातुओं की होती है। जितनी भी जो धातुएँ होती हैं वो उस प्रकार से हमें मिलती है। ठीक है, उसका जो दूसरा खनिज धात्विक खनिज का जो पहला भाग है वो है लौह धात्विक खनिज। लौह धात्विक खनिज का मतलब है ऐसे खनिज जिनमें लोहे की मात्रा क्या है, होती है। लौह धात्विक खनिज का मतलब है ऐसे धातुएं जिनमें लोहे की मात्रा पाई जाती है, जैसे स्वयं लोहा है, बॉक्साइट है, जिंक है, ये सभी क्या है, इनमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। और ऐसी धातुएं जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती हैं वो क्या कहलाती है, अलोह धात्विक। ठीक है, जैसे सोना है, चांदी है, शीशा जस्ता है, ये सभी क्या होती है, अलोह धात्विक रूप में। तो मुझे लगता है आपने इस चीज़ को समझ लिया। ठीक है, तो आप फिर से एक बार देख लेंगे, खनिज मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज के दो रूप होते हैं, लौह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। यानी इस प्रकार से हमने इनको जान लिया है। अब हम बात करेंगे कि ये जो धात्विक खनिज है उनकी थ्योरिकल क्या होती है। उन थ्योरिकल को एक बार लिखकर हम समझेंगे कि जो धात्विक खनिज होती है वो कितने प्रकार की होती है और अधात्विक होती है वो कितने प्रकार की होती है। अब हम बात करेंगे धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों के अंतर स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से इनके अंतर हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो ये धात्विक जो खनिज होती हैं, यानी खनिज में धातु कच्चे रूप में हमें मिलती है। धातु कच्चे रूप में मिलती का मतलब है, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से ये स्थल का भाग है और यहाँ मान लीजिए कोई सोना है, मान लीजिए सोना है यहाँ पर, तो क्या हम उस सोने को सीधा ही निकाल कर जेवरात के रूप में गले में डालेंगे क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। इस सोने को निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी क्या करेंगे, खुदाई करेंगे और खुदाई करने के बाद उसको सोने को निकालेंगे। सोने को निकालने के बाद में उसको संशोधित करेंगे, उसमें अलग अलग प्रकार से रासायनिक क्रियाओं के द्वारा उस सोने को इस प्रकार से बना देंगे कि वो बाज़ार में जाकर एक मतलब उसको हम खरीद सकते हैं जेवरात के रूप में। ठीक है, तो आपने देखा होगा सोना है तो सोने में चमक भी होती है। सोना होता है वो धातु का सर्वाधिक क्या सुचालक भी होता है और सोने को क्या कर सकते हैं, सर्वाधिक मात्रा में उससे लंबे जितने भी सोना एक मात्रा ऐसा है जिसको कितना भी खींच कर उसका तार भी बना सकते हैं। तो सामान्य कहने का मतलब है इस प्रकार की क्या होती है, धातु कच्चे रूप में हमें मिलती है, चाहे कोई सी भी धातु। ठीक है, धातु में कठोर पदार्थ के रूप में भी मिलती है। अब ये सोना है मान लीजिए तो एकदम प्योर सोना नहीं होगा, जो अभी हम जो 21 कैरेट का जो सोना लेके ना एकदम प्योर सोना नहीं होता है, बल्कि हमें कठोर धातु के रूप में हमें मिलता है, कच्चे पदार्थ के रूप में और कठोर धातु के रूप में हमें मिलता है। और उसको हम अलग प्रकार से मशीनों के द्वारा रासायनिक संगठन क्रियाओं के द्वारा धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, पिघलाते, उसका नया रूप बनाते हैं और फिर जाकर हमें एक नया शुद्ध सोना मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो धातु होती है वो कठोर पदार्थ के रूप में भी हमें मिलती है। ठीक है, इसके अलावा विद्युत की सुचालक भी होती है, जैसे चांदी होती है तो उस चांदी से ना चांदी सर्वाधिक रूप में विद्युत की सुचालक होती है और तांबा भी होता है। इस प्रकार से है ना इन धातु से निकालने के बाद में अनेक प्रकार से विद्युत की सुचालक यानी इसमें करंट का भी प्रवाहित होने का चांस रहता है। इसीलिए आज सर्वाधिक मात्रा में जितने भी जो विद्युत के जितने भी जो सामान होते हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में तांबा, शीशा, जस्ता, कॉपर, पित्तल, तांबा ये सभी जिंक उसमें मिलते हैं। ठीक है, तो धात्विक खनिजों की अगर बात करें तो लौह यस्क है और इसके अलावा बॉक्साइट है और मैग्नीज है, ये क्या होते हैं, कुछ धातु होती है। ठीक है, और अब ये धात्विक खनिज भी है वो दो प्रकार के होते हैं, आपने सुना होगा। पहला होता है लौह खनिज और दूसरा होता है अलोह खनिज। अब इसको हम समझ सकते हैं क्या होता है। लोहे खनिज वो होते हैं जिनमें लोहे की मात्रा होती है, यानी ऐसे खनिज कई बार मान लो इस तरह के ऐसे भाग होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर लोहा है तो लोहा भी क्या होता है, यहाँ पर निकलने जैसे लोहा निकालने तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में लोहे के साथ में शीशा, जस्ता भी अनेक प्रकार के भी कुछ धातुएं मिल जाती है। तो जो लोहा होता है
सर्वाधिक मात्रा में जिन धातुओं में उनको हम लौह खनिज के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, लौह एसुक है, मैग्नीज है, क्रोमाइट है, तो इनमें क्या होता है, लोहे की मात्रा होती है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, लोहे खनिज के रूप में बोलते हैं। ठीक है, अगला है अलोह खनिज। अलोह खनिज उसे कहते हैं जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। जैसे यहाँ पर सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल है, शीशा है, जस्ता है, ये ऐसी चीज़ें होती है जिनमें क्या होती हैं, ये लोहा नहीं होता है, इसलिए इसको अलोह के रूप में भी हम जानते हैं। आप मुझे लगता है समझ गए होंगे। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा है कि एक होती है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज का मतलब आप समझ गए होंगे, यानी अधात्विक खनिज का मतलब है जिन धातुओं में जो ऐसी धातु होती हैं अधात्विक खनिज जिसमें क्या होता है, खनिजों में धातुएं नहीं होती है। ठीक है, और ये धातु में पाई नहीं जाती। ठीक है, और इसके अलावा जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दूँ तो जैसे चूना पत्थर है, तो चूना पत्थर तो आप मान लीजिए किसी इलाके में खोदेंगे तो वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में निकल जाएगा। जैसे एक मान लीजिए एक एग्जाम्पल है जिप्सम है, तो चूना पत्थर है, जिप्सम है, जैसे संगमरमर है, सभी प्रकार के जो मार्बल होते हैं उनमें क्या होती है, धातु पाई जाती है क्या, नहीं पाई जाती है। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, उनको अधात्विक खनिज के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में इन चूना पत्थर जिप्सम इनके द्वारा सर्वाधिक मात्रा में जो हमारे सीमेंट उद्योग चलते हैं, आगे पढ़ेंगे इस पार्ट में सीमेंट, तो सीमेंट के लिए सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर जिप्सम में कोयला, इनकी मात्रा से हम ये अधात्विक खनिज है, लेकिन हमारे लिए क्या है, बहुत काम के। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ये जो सभी प्रकार की जो धातुएं होती है ना, ये धातुएं किसी न किसी चट्टानों में पाई जाती है, ज़मीन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो इन धातुओं को निकालने के लिए क्या उपाय करने होते हैं, इन धातुओं को बाहर निकालने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि आप सभी जानते हैं कि सभी प्रकार की जो धातुएं होती है वो चट्टानों में पाई जाती है, स्थल के नीचे वाले भाग में पाई जाती है। तो उन खनिजों का निष्कर्षण करने के लिए, उन खनिजों को बाहर निकालने के लिए, उन खनिजों को धरातल से खनिजों को बाहर निकालने के लिए हम कौन कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं, हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो सामान्य मैं आपका समय कम लूँगा और मैं आपको सीधे थ्योरिकल बताऊंगा कि जो खनिज होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए हम किस प्रकार से कार्य करते हैं, ताकि आपको एक ही मिनट में इन चीज़ों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम समझेंगे हमारा जो खनिजों का निष्कर्षण है वो किस प्रकार से होता है। तो खनिजों का निष्कर्षण प्राय 3 विधियों के द्वारा होता है। ठीक है, खनिजों का जो निष्कर्षण होता है वो 3 विधियों के द्वारा होता है। इसकी जो पहली विधि है वो है आखनन, दूसरी विधि वो है प्रवेदन, और तीसरी है खनन। और खनन को भी हमने 2 भाग में बांटा है, एक होता है विवर्त खनन और दूसरा होता है कूप की खनन। तो सबसे पहले हम समझेंगे आखनन वाली जो क्रिया है वो कैसे है, उसकी सहायता से हम खनिजों को बाहर कैसे निकालते हैं। तो ध्यान देना, जब हमारा देखो मान लीजिए ये सत्य है, ठीक है, और यहाँ पर इस सत्य के इधर वाले भाग में यहाँ पर मान लीजिए कोई खनिज है, यानी जैसे मान लीजिए कोई लोहा है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला मान लीजिए स्थल का भाग है और यहाँ पर लोहा पड़ा है, या लोहा है या कोई जिप्सम है। ठीक है, कोई सा भी खनिज हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर खनिज पड़ा है, जैसे मान लीजिए स्थल का भाग है, यहाँ पर पेड़ पौधे उगे हुए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से फिर हम इस खनिज को बाहर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सत्य है और सत्य के ही निकट ही, यानी ज़्यादा नहीं है, लगभग 405 मीटर की दूरी में हमें खनिज मिल रहा है। तो हम फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से धीरे धीरे क्या करेंगे, खोदना शुरू करेंगे और खोद कर यहाँ से क्या कर लेंगे, इस खनिज को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, यानी सत्य के निकट खनिज को निकालने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आखनन बोलते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। फिर से आप समझा देता हूँ कि कुछ खनिज क्या होते हैं, ये जो सत्य होते हैं उन सत्य के एकदम ही निकट मिल जाते हैं इस प्रकार से। तो हमें क्या करना पड़ता है, हल्की सी खुदाई करते ही वो खनिज हमें खुद खोद कर उसको बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आखनन के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, अगला हम समझेंगे दूसरी जो है वो है प्रवेदन। ठीक है, प्रवेदन देखो अब क्या होती है, ध्यान से समझ लेना। कुछ खनिज क्या होते हैं, जो पेट्रोल होते हैं, जो डीजल होते हैं, जो गैस होती है ना, वो मान लीजिए ये है स्थल का भाग है और वो खनिज यहाँ इस प्रकार से बिखरे पड़े होते हैं, इस इधर मतलब बहुत दूरी इनकी स्थल से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हमें उनको निकालने के लिए अत्याधुनिक मशीनों के साथ में कुछ कुओं का निर्माण करता है।
ठीक है। हमने कुआं, जैसे मान लीजिए कूप की सहायता से इस प्रकार से हमने कुआं खोदा, और कुआं खोदने के बाद में यहाँ से फिर हमने क्या किया, धीरे धीरे खुदाई करी, और खुदाई करने के बाद में इधर का जो जितना भी जो खनिज है, उधर का जितना भी जो ईंधन है, पेट्रोल में गैस डीजल है, उनको धीरे धीरे हमने क्या कर लिया है, बाहर निकाल लिया है, और बाहर निकाल कर हमने यहाँ पर जो भंडार होता है उसमें संग्रहित कर लिया है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसको सामान्य हम क्या बोलते हैं, प्रवेदन के नाम से जानते हैं। यानी प्रवेदन का मतलब ये होता है कि कुछ जो होते हैं ना, जैसे पेट्रोल होते हैं, प्राकृतिक गैस होते हैं, उनको निकालने के लिए हमें ना इस प्रकार से कुपक किसे बोलते हैं, यानी कुएं को बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से खनिजों को या ईंधन को निकालने के लिए हम कुओं का सहारा लेते हैं, और कुएं भी बहुत गहराई में होते हैं। गहराई में क्यों होते हैं, क्योंकि ये वाला जो ईंधन है, ये वाला जो प्राकृतिक गैस है, ये जो डीजल है, ये जो पेट्रोल है, ये बहुत ही गहराई में होते हैं। और गहराई में उनको निकालने, ज़मीन से इनको बाहर निकालने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रवेदन बोलते हैं। मुझे लगता है कि इसको भी आपने समझ लिया होगा। अब अगली हम बात करते हैं, पहला अगला है वो है खनन है। तो खनन में पहला आएगा विवर्त खनन होता है। देखो विवर्त खनन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये है विवर्त खनन होता है, ठीक है। तो विवर्त खनन में मान लीजिए स्थल का भाग है, स्थल का भाग है, और स्थल के भाग में इधर वाले क्षेत्र में मान लीजिए 5 किलोमीटर एरिया में कोई हमें मान लीजिए जिप्सम है। तो जिप्सम मान लीजिए 5 किलोमीटर एरिया में, यहाँ पर पूरा एक 5 किलोमीटर एरिया की पट्टी में उसका बिखरा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उस पूरे क्षेत्र को क्या कर लेंगे, इस प्रकार से खोद लेंगे, और खोद कर इस वाले क्षेत्र को क्या कर लेंगे, खुदाई करके उसे एक नए क्षेत्र में यहाँ पर मान लीजिए इसको इकट्ठा कर दिया। तो इस प्रकार के जो खनन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, विवर्त खनन के रूप में हम जानते हैं। विवर्त खनन का मतलब क्या होगा कि खाली इस पृष्ठ स्तर को हमने हटा दिया, और यहाँ से हटाकर हमने इस खनिज को क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया, और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विवर्त खनन के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो विवर्त खनन ये होता है। और दूसरा इसका जो भाग है वो है कूपकी खनन होता है। देखो कूपकी का मतलब क्या होता है, कूपकी का मतलब होता है कुआं। अब देखो मान लीजिए कई बार क्या होता है, जैसे कोयला होता है, तो यहाँ पर स्थल के नीचे वाले भाग में यहाँ पर कोयला है बड़ी मात्रा में, लेकिन वो कोयला क्या है, इस प्रकार से हम इसकी खुदाई तो इतनी ज़्यादा कर नहीं सकते, ठीक है, इतना क्षेत्र पूरा खोद नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए एक कुएं का निर्माण करेंगे, यानी एक ऐसा गहराई में कुआं खोदेंगे। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से कोई यहाँ पर कोयला दबा पड़ा है, तो हमने क्या कर दिया, ऐसे कुआं खोद दिया, ठीक है। अब कुएं के द्वारा हमने क्या कर दिया, इस यहाँ से ना कुएं के द्वारा सुरंग बना दी, ठीक है, ये इस प्रकार से सुरंग बना दी। अब यहाँ से जितने भी जो हमारे यहाँ पर जो कोयला मिलेगा, उस कोयले को हम क्या करेंगे, सुरंगों के माध्यम से, कुओं की सहायता से बाहर निकाल देंगे। तो इस प्रकार के जो खनन को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होते हैं उसको कूप की खनन के रूप में हम जानते हैं। तो हमने जाना कि पृथ्वी के सतह के अंदर जो दबी सेल है उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खनन कहलाती है। और खनन क्या होते हैं, दो प्रकार की होती है, एक होती है विवर्त खनन और दूसरी होती है कूप की खनन। विवर्त खनन में क्या होता है, स्थल के थोड़ा से निचले वाले भाग में खनिज होता है, उनको हम खोद कर बाहर निकाल कर एक स्थान पर स्थानांतरित कर देते हैं। और कूप की खनन में क्या होता है, कुछ खनिज होते हैं, जो कोयला होता है वो थोड़ा सी गहराई में होता है, तो हम उसकी ना कुओं की सहायता से उन खनिजों को बाहर निकालते हैं। और बाद में ना, जैसे मान लीजिए यहाँ तक है, मान लीजिए कोयला यहाँ तक पड़ा है, तो इधर कोई जरूर नहीं इस प्रकार से हम खुदाई करें, यानी यहाँ से खोद कर सुरंगों के माध्यम से उस कोयले को हम बाहर निकालने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है, कूप की खनन के रूप में उसको हम जानते हैं। और इसके अलावा खनिज जो कम गहराई में स्थित हो और खाली पृष्ठ स्तर को हटाकर जैसे हमने जाना था उसको निकालने की प्रक्रिया विवर्त खनन के रूप में जानती है। और कुछ एकदम ही क्या होते हैं, बहुत ही गहराई में होते हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, उनको निकालने की प्रक्रिया का नाम है प्रवेदन होता है। और कुछ एकदम स्थल के पास में होते हैं, उनको बोलते हैं आखनन। तो हमने अभी 3 प्रकार की जो विधियाँ है उनको जाना कि खनिजों को निष्कर्षण करने के लिए हमें किन किन प्रकार की जो प्रक्रिया है उन प्रक्रिया को समझना होता है। तो आपने समझ लिया है। अब हम इसको थ्योरिकल लिख लेंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हम इसको थ्योरिकल लिखकर और आपके आगे अब समझेंगे कि जो ये और प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है। अब हम थ्योरिकल जानेंगे कि ये जो खनिजों का निष्कर्षण है वो किस प्रकार से। तो सबसे पहले हमने जाना कि जो खनन होता है खनिजों का वो 3 प्रकार से होता है। एक होता है खनन होता है, दूसरा होता है प्रवेदन होता है, तीसरा होता है आखनन होता है, ठीक है। और खनन भी 2 प्रकार होता है, एक है तो विवर्त खनन, दूसरा होता है कूप की खनन। तो सबसे पहले हम जानेंगे खनन क्या होता है। खनन का मतलब पृथ्वी के सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसको खनन बोलते हैं। तो पृथ्वी के सतह और यहाँ पर मान लीजिए कोई खनिज पड़ा है और उस खनिज को यहाँ से खोद कर बाहर निकालते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, खनन बोलते हैं, ठीक है। खनन भी 2 प्रकार से होता है।
एक होता है विवृत खनन और दूसरा होता है कूप की खनन। विवृत खनन का मतलब क्या होता है, जैसे स्थल का भाग है और कुछ खनिज एकदम आसपास ही मिलते हैं, यहाँ से खुदाई किया वो निकल गया, इस स्तर जो भाग है जो पृष्ठ है उसको हटा दिया निकल गया। अर्थात खनिज जो कम गहराई में हो केवल पृष्ठीय सतह को हटाकर निकाले जाते हैं, इस प्रकार के खनिज को निकालने को विवृत खनन के नाम से जानते हैं। अगला है कूप की खनन। जैसे कूप की का मतलब है गहन वेदन, यानी जिन्हें कूपक कहते हैं, कुएं कहते हैं, कुआं होता है ना पानी वाला, इस प्रकार से। तो यानी अधिक गहराई पर दबे खनिजों तक पहुंचने के लिए बनाए गए खनन को क्या बोलते हैं, कूप की खनन बोलते हैं। यानी इस प्रकार से यहाँ पर कोयला पड़ा है और कोयले को निकालने के लिए कुओं का सहयोग लेते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, कूप की खनन के नाम से जानते हैं। अगला है उसके बाद में प्रवर्धन। तो प्रवर्धन अगला उसके बाद में आखनन। तो आखनन का मतलब क्या होता है, देखो पृथ्वी के सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है, जैसे मान लीजिए बजरी है, तो कई बार क्या होती है इस प्रकार से जो बजरी है वो बजरी आसपास ही मिल जाती है, इस प्रकार से खाली इस वाले भाग को हटाया और यहाँ से हमने इसको सीधे क्या कर लिया, काम में ले लिया, तो उसको बोलते हैं आखनन। ठीक है। और अगला जो भाग है उसका वो था प्रवेदन। तो प्रवेदन किसे कहते हैं, यानी कुछ जो खनिज ईंधन होते हैं वो बहुत ही गहराई में स्थित होते हैं और उनको बाहर निकालने के लिए हमें प्रवर्धन की क्रिया करती है। अर्थात प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाई जाती है और इन्हें निकालने के लिए विशेष प्रकार के गहन कूपों का सहयोग लिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, हम प्रवेदन की प्रक्रिया बोलते हैं। तो हमने इस प्रकार से इनको बता दिया, जान लिया कि इस प्रकार से जो निष्कर्षण होता है खनिजों को, उसको हमें अलग अलग प्रकार से समझना होता है। अब हम बात करेंगे कि विश्व के अंदर किस प्रकार से जो खनिज है उनका वितरण हो पाया जाता है। अब हम जानेंगे कि विश्व के जो जितने भी जो महाद्वीप है उनमें खनिजों के मामले में किस प्रकार से वो उत्पादक में अग्रणी देश है। तो हमारा जो चैप्टर है ये तीसरा है और जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। ठीक है। तो खनिज और शक्ति संसाधन, अब हम जानेंगे जो खनिज है उन खनिजों को विश्व के अनेक जो महाद्वीप है उनमें किस प्रकार से विस्तारित है। सबसे पहले हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की। ठीक है। तो एशिया में चीन और भारत है ना, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क हैं। सर्वाधिक मात्रा में जो लोहे के बड़े बड़े जो स्थान हैं, जो बड़े बड़े उत्पादन क्षेत्र है, वो चीन और भारत में एशिया के रूप में मिलते हैं। ठीक है। इसके अलावा एशिया महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक, यानी जितना जो विश्व है उसमें पूरा निकलता है, उससे आधा वाला जो भाग टीन है वो टीन चीन और भारत में निकलता है। ठीक है। यानी चीन और भारत के अलावा पूरे इस महाद्वीप में सर्वाधिक मात्रा में टीन उत्पादित होता है। ठीक है। इसके अलावा चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व में अग्रणी टीन उत्पादक देश के रूप में जाने जाते हैं, यानी इन क्षेत्रों में भी सर्वाधिक मात्रा में टीन निकलता है। इसके अलावा चीन है उसमें सीसा, जस्ता और एंटीमनी के साथ जो टंगस्टन की जो खानें हैं वो बहुत ही बहुतायत में मिलती हैं और इनके विशाल भंडार भी चीन में देखने को सुनने को मिलते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज निकलते हैं। तो हमने एशिया में विशेष प्रकार से इन महाद्वीपों में जाना कि कौन कौन से जो खनिज है वो निकलते हैं। अगला है यूरोप। तो यूरोप में सर्वाधिक मात्रा में जितने भी जो यूरोप के जो बड़े बड़े खनिजों के जो भंडार है उनमें सर्वाधिक मात्रा में लौह अयस्क हैं। वो लौह अयस्क उत्पादक में आज भी यूरोप अग्रणी देश है। यूरोपीय देशों ने आज से 500 वर्ष पहले ही विश्व में जब कभी भी कोई भी किसी देश के साथ व्यापारिक समझौता किया था उस समय भी उनको लोहे की पूरी जानकारी थी। और अगर सामान्य यूरोपीय जो देश है उनमें लौह अयस्क आज भी इनका जो नाम है प्रमुखता से लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका के 3 स्थान हैं जहाँ पर खनिजों के क्या है, विशाल भंडार है। उन 3 स्थानों में से एक स्थान है ग्रेट लेक्स, जो उत्तरी अमेरिका का जो मध्यवर्ती या उत्तरी पूर्वी क्षेत्र का भाग है वहाँ पर मिलता है। दूसरा है जो पश्चिम के अंदर जो अपलेशियन पर्वतमाला है वहाँ भी विशाल रूप में खनिज मिलते हैं। और तीसरा जो भाग है वो कनाडियन शील्ड प्रदेश है। जो कनाडियन शील्ड प्रदेश है वहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में खनिजों के विशाल भंडार मिलते हैं। ठीक है। अब हम बात करें दक्षिणी अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका का एक देश है ब्राज़ील। ठीक है। ब्राज़ील विश्व में
उच्च कोटि के लौह अयस्क यानी उसका जो लोहा है वो सबसे शुद्ध रूप में माना जाता है, मजबूत भी होता है, एकदम हाई क्वालिटी का जो लोहा है वो ब्राज़ील में मिलता है। और ये जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक भी है, यानी इतना शानदार है, इसलिए अनेक प्रकार के जो देश हैं उनको भी ये मतलब भेजता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पर ना तांबे के 2 प्रसिद्ध खाने जो पाई जाती है वो है चिली में और पेरू में। इस प्रकार से ब्राज़ील में तांबे के जो अग्रणी भंडार हैं वो भी बड़ी मात्रा में वहाँ पर मिलते हैं। और उसके बाद में जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के साथ जो बोलिविया क्षेत्र है उसमें भी विश्व के जो टीन उत्पादक है बड़ी मात्रा में विशाल भंडार वहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। अगर अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, खनिज संसाधनों का धनी प्रदेश अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अफ्रीका में सर्वाधिक मात्रा में जो हीरा है उस हीरे की खानें अफ्रीका के स्थान, अफ्रीका का जो क्षेत्र है वहाँ पर किम्बरले जो खान है वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में हीरे मिलते हैं, यानी जोहान्सबर्ग की जो खान है। इसके अलावा जो सोना है, उन सोने की जो विशाल भंडार है वो भी अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। और इनके अलावा जो प्लेटिनम के जो कारखाने, प्लेटिनम के जो विशाल भंडार है वो भी अफ्रीका में, यानी कहने का मतलब है अफ्रीका महाद्वीप खनिज संसाधनों के मामले में सर्वाधिक क्या है, धनी महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और ये इन सभी खनिजों का क्या करता है, उत्पादक भी करता है और अन्य देशों को भी कई बार भेजता भी है। अगली बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित की जाने वाली एक धातु है बॉक्साइट। अगर आपसे पूछें, इनमें से प्रश्न कैसा भी आ सकते हैं कि बताइए तांबे की जो खान है चिली वो कौन से महाद्वीप में, या चिली में कौन सा तांबा निकल जाता है, या तांबे के लिए विश्व में सबसे बड़ी जो खान है वो कहाँ पाई जाती है, तो आपका उत्तर आएगा चिली। इसी प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं कि विश्व में बॉक्साइट की जो खाने हैं, जो सर्वाधिक उत्पादक देश है, जो सर्वाधिक उत्पादक महाद्वीप है वो कौन सा है, तो आप कह सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया है वो विश्व का सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादित करने वाला देश या महाद्वीप कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसमें भी लोहा और कोयला बड़ी मात्रा में मिलता है जो इन क्षेत्रों को उत्पादन करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इन खनिजों का उपयोग हम किस प्रकार से लेते हैं। आज जो हम खनिजों का उपयोग करते हैं उन खनिजों का उपयोग हम किन किन धातु में उपयोग करते हैं। तो अब हम समझेंगे इन खनिजों का उपयोग हम किन किन चीज़ों में करते हैं। तो सबसे पहले देखो, खनिजों का उपयोग आज दैनिक दिनचर्या हर किसी न किसी वस्तु में हम प्रयोग करते हैं। ये जो संसाधन है, खनिज संसाधन, ये भी हमारी कोई ना कोई आवश्यकताएं पूरी करती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ना रत्न बनाने के लिए, यानी जो सभी प्रकार के जितने भी जो इस प्रकार के जो आभूषण होते हैं उन आभूषण में चाहे सोना हो, चांदी हो, कोई सी भी प्रकार की धातु होती है वो सर्वाधिक मात्रा में हमें क्या है, खनिजों से मिलता है। ठीक है, सोना है, चांदी है, ये सभी प्रकार के जो हीरे हो, मोती होती है, गोल्ड, इस प्रकार के होते हैं। वो सभी प्रकार के जो रत्न होते हैं, जो आभूषण होते हैं, उन आभूषणों के लिए हम खनिजों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उन खनिजों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या हो गया है, रत्न बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा हो गया सिक्के में पाइप बनाने के लिए। पाइप का मतलब है आज इस प्रकार के जो पाइप होते हैं, जो तांबे के पाइप होते हैं, बड़ी बड़ी जो बहुत बड़े उद्योग होते हैं, वहाँ पर जो गैस आती है एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने के लिए, तो उसमें तांबे के जो पाइप होते हैं, या अनेक प्रकार के जो सिक्के होते हैं, उन सिक्कों के निर्माण करने के लिए भी हम अनेक प्रकार के क्या करते हैं, खनिजों का निर्माण, खनिजों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर के जो पार्ट्स, कई बार कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर के पार्ट्स की अगर बात करें तो आपने कभी नाम सुना होगा, कंप्यूटर में लगने वाला जो होता है वो होता है सिलिकन होती है। यानी इस प्रकार की जो डिवाइस होती है कंप्यूटर के लगने वाले, जो इसके पार्ट्स होते हैं, जो क्वार्ट्स होते हैं, वहाँ पर भी क्या करते हैं, इन प्रकार के जो खनिज होते हैं उनकी सहायता से हम कंप्यूटर के कई पार्ट्स हैं वो बनाते हैं। इनके लिए भी हमारा खनिज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल का मतलब आज भी जो गाड़ियाँ हैं, कार हैं, अनेक प्रकार के जो ट्रक बनते हैं, इनमें सभी प्रकार की जो खनिज जहाँ पर लगना चाहिए, तांबा लगता है, जहाँ पर लोहा लगता है, इनके अलावा जहाँ पर एल्यूमिनियम की छड़ें लगती है, इन सभी में भी क्या करती हैं, खनिजों का बहुत ही योगदान होता है। यानी ऑटोमोबाइल के सेक्टर में भी जो खनिज होते हैं वो बहुत ही काम के आते हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम होती है ना, उस एल्यूमिनियम से क्या निकलता है, बॉक्साइट निकलता है। आपने कभी ध्यान में देखा होगा, जो बॉक्साइट का जो सर्वाधिक उत्पादक देश अगर मैं बात करूँ तो कौन सा होता है, यानी एल्यूमिनियम का जो अयस्क जो कच्चा पदार्थ होता है उससे बॉक्साइट निकलता है। और बॉक्साइट होता है ना, वो सर्वाधिक मात्रा में जो हवाई जहाज होती है, हवाई जहाज के अंदरूनी भाग का जो कवर होता है, हवाई जहाज का जो बाहरी भाग की जो परत होती है, इस प्रकार की मान लीजिए कोई हवाई जहाज बनाते हैं तो हवाई जहाज बनाने के लिए इस प्रकार के अंदर की जो दरवाजे होते हैं, जो खिड़कियाँ होती हैं, इस प्रकार के जो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो सारा का सारा क्या होता है, बॉक्साइट के रूप में मिलते हैं। यानी इस प्रकार से बॉक्साइट से हवाई जहाज आज विश्व के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जिन साधनों का उपयोग करते हैं उनमें से ये भी बॉक्साइट के
के द्वारा बनता है, ठीक है। इसके अलावा भवन निर्माण के अंदर, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति एक शानदार घर बनाता है, तो घर बनाने के लिए सर्वाधिक मात्रा में आज जो लोहे के सीढ़ी होते हैं, उन लोहे के सीढ़ियों के द्वारा ही वो क्या बनाता है, अपना घर बनाता है। और इस प्रकार से चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना बनाए, ठीक है, तो आज सर्वाधिक मात्रा में वो क्या करता है, लोहे का उपयोग करता है। ये भी एक प्रकार से क्या है, खनिज संसाधन है, ठीक है। अगली बात क्या करते हैं, जो हमारे काम की है, हमारे घर के काम की है, आपके घर के बर्तन आपके घर के बर्तन भी क्या होते हैं, वो भी किसी न किसी धातु से बनते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी सिल्वर से काम ले रहे हैं, पीतल से काम रहे हैं, स्टील से काम ले रहे हैं, आप जिसमें खाना खाते हो वो थाली है, स्टील की थाली है, वो भी सभी क्या है, कहीं ना कहीं खनिज हैं। इसका मतलब ये हो गया कि खनिज होते हैं वो सभी प्रकार से हमें इन क्षेत्रों में मिलते हैं। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, जो खनिज हैं वो खनिज रत्न बनाने के लिए, सिक्के में पाइप बनाने के लिए, कंप्यूटर के पार्ट्स बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल में, हवाई जहाज बनाने में, भवन निर्माण में, रसोई के बर्तन में आदि होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वर्तमान में जो खनिज है, उन खनिजों का हमें क्या करना चाहिए, खनिजों का संरक्षण भी हमें बहुत ही ज़रूरी करना चाहिए। खनिजों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो ध्यान देना, खनिज क्या है, एक प्रकार से अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय का मतलब है, एक बार जिस खनिज के द्वारा हमने कोई आभूषण बना दिया, जिस खनिज के द्वारा हमने कोई भी पदार्थ बना दिया, मान लीजिए डीजल बना दिया, चाहे पेट्रोल बना दिया, चाहे कोयले के रूप में हम उसका उपयोग कर रहे हैं, तो यानी एक बार जब ये चीज़ क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो पुनः उसको बनने के लिए हजारों वर्ष लग जाते हैं, हजारों वर्ष, ठीक है। तो हजारों वर्षों के बाद में पुनः वो एक बार फिर से हमें मिलता है। इसीलिए हमें खनिजों का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि मानव उपभोग की दर में, यानी जो मनुष्य इस प्रकार उपयोग करते हैं उसकी तुलना में वर्तमान में जो निर्माण है ना, निर्माण यानी उपयोग तो क्या हो रहा है आज खनिजों का, वो सर्वाधिक मात्रा में हो रहा है, लेकिन निर्माण की जो गति है वो क्या है, बहुत ही धीमी है। आप देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास में कोई एक गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल का उपयोग तो आपके घर वाले सभी कर रहे हैं, लेकिन जो पेट्रोल डीजल बनाने की जो आज निर्माण गति है ना, वो बहुत ही धीरे है। तो हमने इस पूरे, ये हमारा पार्ट फर्स्ट है, ध्यान देना, ये जो खनिज संसाधन का है ना, वो पार्ट हमारा फर्स्ट है, ठीक है। उस फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था खनिज के कितने प्रकार होते हैं, खनिज को निकालने के लिए कौन कौन सी विधियों को काम लेते हैं, इनके अलावा विश्व के अंदर कौन कौन क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं, और हमने जाना कि खनिजों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है और खनिज का संरक्षण कैसे किया जाता है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड में, जिसका पार्ट सेकंड है, उसमें हम ये पढ़ेंगे शक्ति संसाधन के बारे में, कि हमारे और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ईंधन, परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, इनके बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।